आदाब नाज़रीन, हमारे मसाइल में आपका खैर मकदम है। शकील बदायूनी साहब का शेर है, इलाही क्या यही है हासिल तकदीर इंसानी, जिधर देखो परेशानी परेशानी परेशानी। हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, उसी हिसाब से यहाँ मसाइल भी हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी मसले हैं जिनसे हिंदुस्तानी मुसलमान जो है वो दो चार होते हैं। जब ये मसाइल जो पूरे मुल्क के मसाइल होते हैं, अगर मुस्लिम इलाकों में जाते हैं तो इनकी जो है आप इनका बोझ समझ लीजिए वो बहुत बढ़ सा जाता है। सचर कमेटी ने भी बताया है, चाहे तालीम हो, चाहे रोज़गार हो, चाहे सेहत के मामलात हो, इन सब में मुसलमान कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। आज हम पुरानी दिल्ली के एक ऐसे इलाके में मौजूद हैं, एक ऐसी जगह पे मौजूद हैं जो बहुत तारीख़ी नौइयत की है, बहुत ही तारीख़ी हैसियत रखती है। ये शाही ईदगाह है बाड़ा हिंदूराव कसाबपुरे के पास। इसकी तारीख़ शाहजहाँ से मिलती है। सुना यह गया था कि एक जो इससे पहले की जो ईदगाह थी उसके ऊपर छत डाल दी गई, तो फिर शाहजहाँ ने कहा कि ईदगाह ऐसी नहीं होती, ईदगाह ऐसी होती है। तो फिर ये नई ईदगाह बनाई गई थी और यहाँ पर ईद की नमाज के दौरान जिस किस्म की यहाँ पर जो आप इज़्दिहाम देखते हैं लोगों का, और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदू मुसलमान सभी होते हैं। पुरानी दिल्ली की जो तहजीब है वो बहुत ही गंगा जमनी तहजीब है। यहाँ पर हिंदू और मुसलमानों के दरमियान जिस किस्म के रवाबित हैं, जिस किस्म के ताल्लुकात हैं, वो पूरे मुल्क में जो है मिलना मुश्किल होते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी तहजीब है और इस तहजीब को फ़रोग़ पाना चाहिए। लेकिन हम जब देखते हैं यहाँ के मसाइल की बात करते हैं तो इस इलाके में मसाइल का अंबार है। हम इस इलाके के मसाइल की तो बात करेंगे, लेकिन उन्हीं की ओट में हम पूरे मुल्क के मसाइल पर भी गौर करेंगे। उसके लिए हमारे दरमियान बहुत ही अहम शख्सियात मौजूद हैं। आइए मैं उनसे आपका तारुफ करा दूं। हमारे दरमियान मौजूद हैं साबिक़ वज़ीर मोहतरम हारून यूसुफ साहब। हम आपका खैर मकदम करते हैं। और हारून यूसुफ साहब एक अरसे तक दिल्ली हुकूमत में काबीना दर्जे के वज़ीर रहे हैं, इस इलाके की नुमाइंदगी करते रहे हैं। इसके अलावा हमारे दरमियान एक और साबिक़ वज़ीर जनाब आसिम अहमद खान साहब भी मौजूद हैं, जो आम आदमी पार्टी की नुमाइंदगी करते थे, लेकिन उसके बाद आम आदमी पार्टी में जिस तरह का आपने देखा है कोहराम अक्सर मचता रहता है, उसका शिकार होकर ये आज उससे अलग से नज़र आते हैं। हमारे दरमियान यहाँ की एक बहुत ही फ़ाल और बहुत ही एक अहम शख्सियत है, समाजी कारकुन है डॉक्टर नफीस कुरैशी साहब, जो कई समाजी तंजीमों से भी जुड़े हुए हैं। हम उनका अभी यहाँ पर खैर मकदम करते हैं। हमारे दरमियान दिल्ली मीट मर्चेंट एसोसिएशन के सेक्रेटरी इरशाद साहब भी मौजूद हैं और बहुत सी अहम शख्सियात इस हमारे सामीन में यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। हम उनका भी खैर मकदम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के साबिक़ काउंसलर हमसे जुड़ेंगे, अगर वो आ जाते हैं तो वो भी यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। हारून भाई, जिस तरह मैंने शुरुआत की, जब मैं किसी भी मुस्लिम इलाके में जाता हूं तो जब हम मसाइल की बात करते हैं तो लगभग एक ही किस्म के मसाइल की बात होती है। लेकिन जब हम ये पुरानी दिल्ली का ये जो इलाका है, जहां पर अगर देखा जाए कि यहाँ पर इंसानी जिस्म के मसले तो हैं ही, जानवरों के जिस्म, जानवरों के गोश्त के भी मसाइल बहुत नज़र आते हैं। जब यहाँ के मसाइल के बारे में सोचते हैं तो आपकी फ़िक्र उन जानवरों को लेकर भी होती है या इंसानों को लेकर ही होती है? देखिए, बहुत सारे मसाइल यहाँ ज़रूर हैं, लेकिन जैसा शुरू में आपने कहा कि ये वो तारीख़ी जगह है। अगर हिंदुस्तान की गंगा जमनी सभ्यता तहज़ीब के बारे में जो कहा जाता है उसको एक्चुअल देखना है तो पुराने शहर में आके देखा जाए। जहाँ तक मसाइल का ताल्लुक़ है, शहर पुराना है, जगहें कम हैं और उसी के अंदर लोगों ने कंस्ट्रक्शन जो है वो दूसरी चीज़ें की हैं। और जहाँ तक आप गोश्त के मसाइल की बात कर रहे हैं, आज के दौरे हुकूमत में जिस तरीके से क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे इस पे पाबंदियाँ लगी हैं और एक दहशत का माहौल जो है न सिर्फ दिल्ली में या इस कसाबपुरा इलाके में, यूपी आप चले जाएं, बिहार चले जाएं, सब जगह एक तरीके से डराने की एक कोशिश मुनज़्ज़म तरीके से राष्ट्रीय सेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी मिलकर कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि ये हिंदुस्तान के लोगों की अज़मत है कि वो पुरानी तहज़ीब, पुरानी परंपराएं, उनको कायम रखते हुए भाईचारा लोगों की वजह से बरकरार है। अगर बीजेपी आरएसएस का बस चले तो ये हिंदू मुस्लिम भाईचारा बिल्कुल ख़त्म हो जाए। आसिम साहब, आपको क्या लगता है कि इस इलाके के मसाइल हैं वो किस किस्म के हैं? देखिए, जैसा अभी हारून भाई ने कहा कि
ये इलाके जो हैं हमारे पुरानी दिल्ली के इलाके बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, कंजस्टेड एरिया हैं। सबसे ज़्यादा जो समस्या वो भीड़ भाड़ ही है कि इसी पुरानी दिल्ली के अंदर सबसे ज़्यादा आबादी भी है, तो सबसे ज़्यादा कमर्शियल मार्केट भी यही है। पतली गलियाँ हैं, पतली सड़कें हैं। अगर हम अपने एरिया के अंदर कोई नई डेवलपमेंट करना चाहते हैं, कोई नया विकास करना चाहते हैं, कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना चाहते हैं, उसके लिए ज़मीन ही नहीं है। अगर आप देखें, जो एक मकान हुआ करता था जिसमें एक फैमिली रहा करती थी, अब वहाँ पे 5-5 माले की बिल्डिंग बन जाती हैं, बिल्डिंगें बन रही हैं। तो जहाँ एक फैमिली होती थी अब वहाँ 10 फैमिली आ गई हैं। तो उसकी वजह से पानी की, सीवर की प्रॉब्लम दिन ब दिन बढ़ रही है। अब उसको जो अपडेट करने की ज़रूरत है, अपग्रेड उसको किया जा रहा है, लेकिन जो सबसे गंभीर समस्या करेंगे, देखिए एक ज़मीन की गुंजाइश जो होती है हारून भाई, इतनी ही है। अब यहाँ पे सहूलतें इतनी हैं, अगर देखा जाए एक जो पुरानी दिल्ली का जिसको चस्का लग जाता है इन इलाकों का, वो जाता है फिर लौट कर आ जाता है। तो ये वो किस तरीके की कुछ और पुरानी दिल्ली बसाए जाएं, वो भी मुमकिन नहीं हो पा रहा है। तो जैसे लोग जामिया वगैरह में जो भी गए हैं या और दिल्ली के इलाकों में भी गए, लेकिन वो फिर लौट कर आ जाते हैं, तो उससे कैसे निपटा जाएगा? देखिए सबसे बड़ा मसला जो था सीवर, पानी और बिजली। अगर आज से हम 8-10 साल पहले की बात करें तो यहाँ पर अगर लाइट चली जाती थी तो 24-24 घंटे लाइट नहीं आया करती थी। ट्रांसफार्मर फूक जाता था तो पता चला 72 घंटे लाइट नहीं आएगी। लेकिन दिल्ली सरकार ने जिस तरीके से बिजली में सुधार किए और उसके बाद जिस तरीके से बिजली पे राजनीति करते हुए अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी आए, मैं समझता हूँ कि आज दोबारा वो हालत उसी तरफ पहुँच रही है। क्योंकि जो रिस्पांस टाइम था हमारी सरकार में, हम इसका ध्यान रखते थे कि विदिन 1 आवर जो है, जो बिजली कहीं ख़राब है तो उसको ठीक किया जाए। लेकिन अब वो मसले आप पूरी दिल्ली में अगर देखें तो 6-6 घंटे तक लाइट जा रही है। बहुत सारी जगह जो है शिकायतें लगातार आपको भी आती होंगी, अखबारों में भी आती हैं। दूसरा मसला है पानी का। पानी और सीवर जो है, मैं समझता हूँ कि जैसा अभी आसिम भाई ने बात कही, इस पुराने शहर में क्योंकि गलियाँ इतनी पतली हैं, अगर आप उसको बड़ी सीवर लाइन डालने की कोशिश करेंगे तो जो घरों की फाउंडेशन है वही इतनी कम गहराई तक गई हुई है कि कई बार बिल्डिंगें टेढ़ी हो जाती हैं। तो बहुत सारे यहाँ पर मसाइल हैं। इसीलिए जब हमारी सरकार थी तो हम शाहजहानाबाद बोर्ड बनाया था, जिसके अंदर ओवरहेड केबल्स को नीचे करना, पानी का बेहतर सुविधा, बहुत सारी जो हमारे ट्रंक सीवर हैं, जैसे चांदनी चौक पे जो है, जो मेन सीवर रेड फोर्ट से होके भैरव मंदिर, चिड़ियाघर तक जा रहा है, वो बैरल जो है वो चेंज होने की ज़रूरत है उसकी। तो इस तरह के मसाइल हैं और हमने बड़ी कोशिश की, लेकिन पिछले 3-4 साल से जो दिल्ली का हाल हुआ है वो दिल्ली के लोग खुद ही महसूस कर रहे हैं। क्योंकि आज अगर आप देखें दिल्ली में ट्रैफिक का जो हाल है, आज दिल्ली के अंदर कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि हमारे टाइम में 129 जो पुल बनाए गए थे, दिल्ली के लोग सिर्फ इसका बैठकर अगर सोच लें एक बार कि अगर ये पुल नहीं होते तो आज दिल्ली की ट्रैफिक की रफ्तार जो है वो मेरे ख्याल से 2 किलोमीटर 1 घंटे में होती। मेट्रो का इतना बड़ा नेटवर्क जो बना है यहाँ पर, उसमें हमारी सरकार, ख़ासतौर से शीला दीक्षित जी ने जिस तरीके से, चाहे ऑपोजिशन की गवर्नमेंट सेंटर में रही हो, वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, लेकिन उन्होंने उसका समाधान निकालने के लिए बातचीत से, वार्तालाप से उसको हल किया। लेकिन आज अगर हम दिल्ली की तरफ देखते हैं तो ऐसा लगता है कि सिवाय कन्फ्रंटेशन के और कोई रास्ता दिल्ली सरकार के पास नहीं है। जिस तरीके से 15 साल से भारतीय जनता पार्टी की जो कॉरपोरेशन में सरकार है, जिस तरीके का घोर भ्रष्टाचार है, आज अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन की आप बात करते हैं, आज जो ये दिल्ली के व्यापारी बेचारे दर दर भटक रहे हैं, उसका कारण भी वही लोग हैं। आज जब हमारे टाइम में 2006 में सीलिंग का मसला उठा और एक वाई.के. सब्बरवाल जी की बेंच ने एक जजमेंट दिया और उसके बाद भूरेलाल कमेटी और बनाई गई और सीलिंग शुरू हो गई। विदिन 20 डेज दिल्ली के अंदर बाकायदा लोकसभा, राज्यसभा में बिल पास करके उनको रेगुलराइज किया गया। नहीं, तब तो आप ही की सरकार थी ना, सेंटर में भी,
तो उसमें सहूलत हो गई, यहाँ तो टकराव बहुत ज़्यादा है। देखिए दिल्ली में भी जब वाजपेयी जी की सरकार थी तो दिल्ली में मेट्रो जब आई है तो कन्फ्रंटेशन तब भी हम कर सकते थे, लेकिन कन्फ्रंटेशन करना अपनी जिम्मेदारी से भागने के बराबर है। और मैं बात इसलिए कह रहा हूँ कि 15 साल की हुकूमत में कांग्रेस ने अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ा। कांग्रेस ने बहानेबाजी नहीं की कि केंद्र सरकार हमको नहीं करने दे रही या हमारे से रोड़े अटका रही है। जो चीज़ें मिल के बैठ कर बात हो सकती है उन इशूज़ पे बात करके सुलझाया जाए। अब मोहल्ला क्लिनिक पे पहले लड़ाई होती रही और फिर उसके बाद एलजी के ख़िलाफ़ बयान, एलजी सरकार के ख़िलाफ़ बयान, और उसके बाद जो है नतीजा वही ढाक की 3 पात। तो मैं समझता हूँ कि दिल्ली में ये सच्चाई है कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ अथॉरिटी होने की वजह से, यहाँ कॉरपोरेशन है, यहाँ एनडीएमसी है, यहाँ कैंटोनमेंट बोर्ड है, यहाँ पर मुख्तलिफ महकमे मुख्तलिफ सरकारों के नीचे आते हैं, उसके बावजूद दिल्ली ने 15 साल में तरक्की की। लेकिन आज ऐसा लगता है कि सिवाय इस बात के कि वो हमें काम नहीं करने दे रहा, ये हमारा काम नहीं होने देना चाहता। अब आप मुस्लिम मसाइल की अगर बात करते हैं, दिल्ली वक्फ बोर्ड पिछले 2 साल से वहाँ पर चेयरमैन नहीं है, और जिनको चेयरमैन के लिए बनाया गया था, जो एमएलए हैं आम आदमी पार्टी के, जिस पे लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ऑब्जेक्शन किया, तो उन्होंने हाउस में खड़े होकर कहा कि मैं दिल्ली के मुसलमानों की वजह से वक्फ बोर्ड बनाया जाए, मैं इस्तीफ़ा देता हूँ। आज 5 कब्रिस्तानों पर कब्जे हो चुके हैं। जिस तरीके से वक्फ की जायदादों का गबन किया जा रहा है, मैं अभी इस पर भी बात करूँगा। डॉक्टर नफीस, अगर हम ये आपका जो पूरा इलाका है बड़ा हिंदुराव वाला या कसाबपुरा जो मुस्लिम इलाका है, इनके मसाइल के ऊपर अगर गौर करते हैं तो आपको क्या लगता है कि जो बाकी दिल्ली के मसाइल हैं और जो यहाँ के मसाइल हैं वो बिल्कुल एक जैसे ही हैं? बहुत फ़र्क है उन वहाँ के मसाइल में और यहाँ के मसाइल में, बड़ा फ़र्क है। क्योंकि देखिए हारून यूसुफ साहब हमारे यहाँ 4 बार मिनिस्टर भी रहे यहाँ पे दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर। मुझे हारून यूसुफ साहब बताएं कि यहाँ पर कितने स्कूल खोले हैं। मैं एजुकेशन की बात करूँगा पहले तो, कितने स्कूल खोले दिल्ली गवर्नमेंट ने? नहीं, मुस्लिम इलाकों में जगह कहाँ है स्कूल खोलने की? अभी मैं गया था ओखला में, अमानतुल्लाह भी कह रहे थे कि यहाँ पे जगह कम है, जो जगह है वो डीडीए के पास है और गुंजाइश नहीं बनती, या तो किराए पे लिए जाएं स्कूल। यहाँ हमारे पास एक जगह थी तिकोना पार्क, वहाँ शादी हॉल बना दिया गया, जबकि हमें सख्त ज़रूरत थी एजुकेशन के लिए और हॉस्पिटल के लिए। ना हमारे यहाँ एरिया में हॉस्पिटल कोई खुला है और ना ही कोई स्कूल खुला है। मसाइल तो बहुत हैं पुराने, और उधर की दिल्ली में, साउथ दिल्ली में और पुरानी दिल्ली के अंदर बड़े मसाइल हैं, इसमें नो डाउट कि यहाँ पर आबादी बहुत पैदा है। करदा मसाइल कैसे हैं, कितने हैं जी? जो मसाइल लोगों की वजह से हैं। चलिए सरकार को आप कोस लीजिए, आप जो है पॉलिटिशियन को कोस लीजिए, क्या लोगों की वजह से भी मसले पैदा नहीं होते? बिल्कुल होते क्या हैं। गंदगी, सफाई, आपके इलाकों में जाते हुए लोग जो है मुंह पे रुमाल क्यों रखने के लिए मजबूर हो जाते हैं? क्यों चीलें ऊपर मंडराती रहती हैं? इस पर भी गौर किया है कि नहीं? बिल्कुल आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ मैं। बहुत काम किया है दिल्ली गवर्नमेंट ने, ऐसा नहीं कि नहीं किया, लेकिन कुछ मसाइल ऐसे हैं जो ख़ास तौर से हमारे एरिया में होने चाहिए थे, वो बिल्कुल ध्यान नहीं दिए गए। गंदगी का बुरा हाल है, यहाँ के कोई लोग सुनते नहीं हैं, अपने अपने मसाइल चल रहे हैं। भाई मेरी दुकान खुल जाए यही बड़ी बात है, सबने अपनी भी दुकान खुली हुई है, एरिया के मसाइल को कोई नहीं देख रहा है बिल्कुल भी। देखिए अभी जो डॉक्टर नफीस ने बात कही कुछ हद तक सही है, क्योंकि पुरानी दिल्ली में जगह कहाँ है। ये जिस जगह हम ईदगाह में बैठे हैं, यहाँ पर धूल उड़ा करती थी, सारे लोग बैठे हैं यहाँ पर। मैंने ये तमाम जो ये आप कोटा स्टोन लगा देख रहे हैं वहाँ तक, वहाँ कौमी स्कूल है, और कौमी स्कूल पे केवल राजनीति के अलावा और कोई काम नहीं हुआ। कौमी स्कूल का भी तो मसला आ गया था अभी। हाँ, तो मैं बता रहा हूँ उसका, वो कौमी स्कूल का मसला जो है, इस तरीके हर नेता जो है उसे भाषण देने की आदत हो गई है कि इस चुनाव में हम देख लेंगे और ये स्कूल बन के रहेगा। बेसिक जो मसला इस स्कूल का है, ये सराय खलील में हुआ करता था स्कूल, और यहाँ पर जो टीचर्स थे, या 3 बार इनकी तनख्वाहें बंद कर दी गई जब हमारी सरकार थी। मैंने वो तीनों बार उनकी तनख्वाहों को जारी कराया। अब एडेड स्कूल जो है उसको अभी कोर्ट के अंदर केस है, उन्होंने कहा है कि हम कोई जगह ढूंढ कर देंगे। मैं समझता हूँ अगर वो हो जाए तो बहुत अच्छा है। उसके अलावा यहाँ पर बच्चे जो है धूल फाँकते थे, और ये तमाम कोटा स्टोन यहाँ इसलिए लगाया गया। पुरानी दिल्ली में मुझे जगह बता दें, बल्ली मरान में हिंदुस्तानी दवाखाना हकीम अजमल खां की जो याद थी,
वो बरसों 40 साल टूटा पड़ा रहा। उसको मैंने वहाँ पॉलीक्लिनिक बनवा के वहाँ आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, एलोपैथिक, यूनानी, और वहाँ गरीब आदमी अपने खून की जांच मुफ्त में करा सकता है, एक्सरे करा सकता है। आज वहाँ 600 लोग रोज़ सुबह आप जाकर अपनी टीम को भेजें कि वहाँ पर लोग फैज़ हासिल कर रहे हैं। चश्मा बिल्डिंग स्कूल, अभी नफीस भाई ने बात कही, बल्ली महाराज में चश्मा बिल्डिंग स्कूल था, वो उसको एजुकेशन डिपार्टमेंट ने कहा ये खंडर हो गया है, ये खतरा हो गया है इसको। उस समय हमारी हुकूमत थी, लड़के उस स्कूल को दोबारा जो उसकी रेनोवेशन था, नहीं तो वो मुसलमान बच्चों के लिए वो स्कूल भी ख़त्म हो जाता वहाँ पर। इसी तरीके से ईदगाह रोड पर जो स्कूल था, मिडिल स्कूल, नफीस साहब बैठे हैं बताएंगे, उस स्कूल को लगातार कोशिश करके उस स्कूल को बनवाया। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि यहाँ पर मसाइल हैं, लेकिन यहाँ पर जगह की कमी होने की वजह से आज इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बच्चों के खेलने का मैदान नहीं है। ये ईदगाह यहाँ के आसपास के लोगों के लिए मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है कि लोग आके कम से कम नमाज भी अदा करते हैं, ईद बकरा ईद की इज्तिमा होता है, और बाकी वक्त में बच्चे जो यहाँ के हैं वो इस जगह का इस्तेमाल करते हैं। इस पे भी बात करेंगे कि ये जो बच्चे यहाँ पे खेलते हैं उनको कोई इस तरीके से कोई इदारा ऐसा कायम किया जाए जो उनके खेल कूद के लिए भी काम कर सके। हम लौट कर आएंगे नाज़रीन इस मुख्तसर वक्फे के बाद, और हम सामीन के बीच में पहुँचेंगे, वो अपने सवालात यहाँ पर लेंगे, हमारे साथ कुछ और लोग भी जुड़ेंगे। खुद से डरना और कश्ती पे भी शक करना, अब ऐसे तो दरिया पार नहीं होता। हम लौट कर आते हैं इस मुख्तसर वक्फे के बाद। हमारे मसाइल में आपका एक बार फिर खैर मकदम है। हम आज इस वक्त शाही ईदगाह में हैं, दिल्ली की, पुरानी दिल्ली की एक बहुत ही कदीम ईदगाह है। यहाँ पर हमारे साथ बहुत अहम शख्सियात मौजूद हैं और हमारे दरमियान यहाँ इलाके के लोग भी मौजूद हैं। मुफलिसी और भूख का उन्वान किसने लिख दिया, ये मेरे चेहरे पे हिंदुस्तान किसने लिख दिया। हम इलाके के लोगों से बात करेंगे। आपका क्या नाम है? मोहम्मद गुलफाम कुरैशी। कुरैशी साहब, आपको इस इलाके में किस तरह की मुश्किलात दरपेश होती हैं? हमारा जो ये कुरैश बिरादरी का जो मसला है वो है रोज़गार का मसला। हमारा रोज़गार जो है वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया जा रहा है। और मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि भाई गाय को जो है इंग्लिश में वो क्या कहा जाता है? आप मुझे बताएं कि गाय को इंग्लिश में क्या कहते हैं? भैंस। भैंस नहीं कहते हैं, काऊ कहते हैं जी। और भैंस को बफेलो कहा जाता है। तो फिर ये बीजेपी की सरकार जो है ये बीफ के नाम पर क्यों हिंदू मुसलमानों को लड़ाना चाह रही है? क्यों हमारे कारोबार के ऊपर अटैक करना चाह रही है? क्यों हमारे कारोबार को इन्होंने ख़त्म करके रख दिया है? जो राजस्थान से लोग बकरे और भैंसे लेकर आते हैं उनके ऊपर जुल्म किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है कि गाय के नाम के ऊपर कि ये गाय तस्करी कर रहे थे, लेकिन वो गाय नहीं होती है, वो बकरे होते हैं और भैंसें होती हैं जिन्हें वो जबरन ले जाकर अपने हॉस्पिटल के अंदर बंद कर देती हैं और कहती हैं कि ये बीमार हैं, ना इनको ये खाना देते हैं ना पानी देते हैं। और इसके खिलाफ जो एक्ट नहीं बनता है, ये एक्ट यूँ है, ये एक्ट यूँ है। मैं हारून यूसुफ साहब से भी ये बात कहना चाहता हूँ कि इसके ऊपर एक एक्ट ऐसा बनाएं कि जो हमारे व्यापारी लोग राजस्थान हरियाणा वगैरह से जो माल लेकर आते हैं उन्हें जो रास्ते में परेशान किया जाता है, ये जो है बहुत ही मुश्किल हालात पैदा हो रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल आपकी बात समझ में आ गई। भारतीय जनता पार्टी का रुख जानना बहुत ज़रूरी है। हम उनके नुमाइंदे का इंतज़ार करते रहे, लेकिन वो रास्ते में ट्रैफिक की वजह से कहीं फंस गए। उसके बाद भी हमने इंतज़ार किया, लेकिन वो नहीं पहुँच पाए। इसलिए हमने कुछ सवालात जो बराह रास्त उनसे ताल्लुक़ रखते हैं उसके लिए हमने जो है भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदों से बात की है और उसको हम 20-20 में इसमें शामिल कर रहे हैं। भाजपा वाले तो 125 करोड़ हिंदुस्तान वासियों की बात करते हैं, 125 करोड़ लोगों की बात करते हैं, देश के प्रधानमंत्री 125 करोड़ लोगों की बात करते हैं। कौन हिंदू मुस्लिम में बट रहा है? देखिए, कुछ लोग ऐसे मुस्लिम नेता हैं जिनके पीछे कोई आदमी नहीं है, अपनी दुकान चलाने के लिए मुसलमानों के बीच में वो भय पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, डर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, खौफ पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। और पॉलिटिकल पार्टियां कुछ उनके साथ हैं जिनको उनको डराने से उनको लगता है कि वो उनके वोट बैंक की तरह यूज करेंगे, जैसे कि 60 साल से करते रहे। ये जिस तरह का एक माहौल है, वैसे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी साहब कई बार कह चुके हैं ये जो गौ रक्षा के नाम पे जो गुंडाई हो रही है उसके खिलाफ वो बोले हैं, लेकिन उसका असर कहीं नज़र नहीं आता। चाहे पहलू खान हो,
चाहे अखलाक का मामला हो या अभी अलवर का जो है अफरोजुल वाला मामला है, सब में यही बात नज़र आती है। और उसका असर हमने राजस्थान के रिज़ल्ट में भी देख लिया है कि लोगों ने उसको मंजूर नहीं किया है। इनकी जो जज्बात हैं आप उसको समझने की कोशिश करें। ये एक ऐसा मसला बन गया है हिंदुस्तान में, और जो आप कह रहे हैं सरकार सुनती नहीं, सरकार ने तो कान और आंखें दोनों बंद कर ली हैं। क्योंकि ध्रुवीकरण की जो राजनीति है, किस तरीके से हिंदू और मुसलमान भाइयों में एक दीवार खड़ी की जाए ताकि वोट बैंक की पॉलिटिक्स हो, अभी राजस्थान के लोगों ने जवाब दिया है बढ़िया तरीके से। अलवर में भी दिया है और अजमेर में भी दिया है, और जो असेंबली सीट है वहाँ पर भी दिया है। और ये इस बात का संकेत है कि आने वाले वक्त में हिंदुस्तान के चाहे हिंदू हो, सिख हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सब समझ चुके हैं कि ये सरकार केवल वोट बैंक की राजनीति के अलावा देश के लोगों के लिए कोई काम नहीं करना चाहती। चलिए, बहुत अच्छी बात है। गौ रक्षा के नाम पे अगर घटनाएं हुई हैं तो दोनों तरफ से हुई हैं। जो गो तस्कर है वो हिंदू और मुस्लिम नहीं, वो विरोधी है। और मान लीजिए जहाँ बहुत सारी घटनाएं हुई हैं वहाँ जो उनकी स्मगलिंग करते हैं, गाय की तस्करी करते हैं, उन्होंने भी दूसरे लोगों को मारा है। इक्का दुक्का घटना से आप पूरे परिप्रेक्ष्य को नहीं बदल सकते। हमारे पास दिल्ली मीट मर्चेंट एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं इरशाद साहब। इरशाद साहब, तकरीबन आपके दिल की ही बात उन्होंने कही है। मैं हारून साहब से एक सवाल करना चाहूँगा। जब स्लाटर हाउस यहाँ से शिफ्ट किया गया था उस वक़्त आप मंत्री भी थे और हमारे इलाके के एमएलए भी थे, और आपको पूरी दिल्ली के अंदर 15 साल हो गए। आपको यहाँ की कितनी आबादी है इसका भी इंतजाम पता था। उसके बाद ही आपने जो स्लाटर हाउस बनाया, जहाँ शुरू 65 करोड़ से हुआ था और वो 265 करोड़ पे चला गया, और उसका आज ये हाल है कि ये इलाका भी परेशान है और लोग भी परेशान हैं और कारोबार वाले परेशान हैं। आप पार्टी वाले तो कहते हैं कि जैसे अभी आपने कहा ये नहीं करने देता, वो नहीं करने देता, लेकिन आप लोग भी तो जब से सरकार आई है आपके हाथ से जैसे कि एक मानसून हो गया ना बोलने का, कोई बोलता ही नहीं है। पहले ये हुआ करता था, किसी के मसाइल हुआ करते थे तो लोग खड़े हो जाया करते थे। आज क्या हाल है, बीजेपी वाले आपको रो रहे हैं, आप वाले इसको रो रहे हैं, आप कहाँ किस कोने में सो रहे हैं, ये मुझे अभी समझ में ही नहीं आ रहा। एक मिनट, 15 साल तक आपको जिताने के अंदर पुराने दिल्ली के जितने ये लोग बैठे हैं, शायद तन मन धन से अगर ना किया, चाहे गैर मुस्लिम मुसलमान हो, हिंदू हो, सब, आप 15 साल का जवाब आपने क्या दिया? आप 4 साल में आप चुप हैं। अभी आप कुरैश बिरादरी के मसाइल की बात कर रहे थे। जी। कुरैश बिरादरी के बहुत सारे भाई यहाँ बैठे हैं। 15 साल जब कांग्रेस की हुकूमत रही, किस तरीके से आपका कारोबार फला फूला, दिल पे हाथ रख के बताइए, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता। और यही स्लॉटर हाउस 1994 में पीएम शहीद साहब होम मिनिस्टर हुआ करते थे। जब यहाँ लोग सड़कों पर उतर आए थे तो पीएम शहीद साहब को लेकर मैं आया था और इस स्लॉटर हाउस को ठीक कराया गया था। और उसके बाद कोर्ट का एक फैसला था, जैन कमीशन बैठा था जो इस स्लॉटर हाउस को शिफ्ट कराना चाहता था। अगर आपको याद हो, उस वक्त मैं, डॉक्टर वालिया, हम बुराड़ी भी गए, बहुत सारी जगह देखी, कोई तैयार नहीं था। इवन जो गाजीपुर में बना है उसके लिए भी वहाँ के जो लोकल एमएलए थे वो मुखालफत कर रहे थे। फिर उनको बताया गया कि ये लोगों के रोज़गार से जुड़ा मामला है, ये लोग जो हैं इनकी रोज़ी रोटी का मसला है, नहीं तो वो भी वहाँ पर झंडा गाड़ कर बैठ रहे थे। ये कांग्रेस की सरकार थी जिसने वहाँ पर ये बनवाया। नहीं तो आपको याद होगा, संघ परिवार के लोग जहाँ स्लॉटर हाउस बनने की बात होती थी, चाहे वो टीकरी में हो चाहे कहीं और हो, खड़े हो जाते थे झंडे लेकर, बनने नहीं देते थे। लेकिन हारून भाई और मैं आप सबसे भी पूछ रहा हूँ कि जो इलाके जहाँ पे लोग रहते हैं, क्या वहाँ पे स्लॉटर हाउस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जिस तरीके से इलाकों में जो मसाइल होते हैं स्लॉटर की वजह से, दूसरे लोग उस बारे में क्या सोचते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। जहाँ पर सारी समाज रहती है, स्लॉटर हाउस तो दूसरी जगह ही होना चाहिए, यहाँ तो बीमारियाँ और गंदगियाँ फैलेंगी। आप क्या कहते हैं? सही है, मसला तो बड़ा मसला है और ये अपना रोज़गार से जुड़ा मसला है। हो सकता है यहाँ भी रेनोवेशन किया जाए और उसको भी रखा जाए, मॉडिफिकेशन होना चाहिए, साफ़ सफाई रहनी चाहिए, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। हिंदू भी आधे से ज़्यादा तो खाते ही हैं।
आपका क्या सोचना है? जो बंसल जी का सोच है। बंसल जी से आपके घर के फैसले भी बंसल जी करते हैं? कोई बात नहीं, ये रोजगार से मामला है, सबके साथ है। सबके साथ। आसिम भाई, हमने सोचा कि स्लॉटर हाउस जो है वो हो सकता है उसका अगर उसकी साफ़ सफाई की वजह से लोग परेशान होंगे, लेकिन वो कह रहे हैं कि आधे से ज़्यादा लोग तो जो गैर मुस्लिम हैं वो भी खाते ही हैं। लेकिन साफ़ सफाई की जिम्मेदारी क्या इस इलाके के लोगों की नहीं है, या जो इस रोज़गार से जुड़े हुए हैं उनकी नहीं है? मैं एक इलाके में, दिल्ली का हौजानी इलाका है, वहाँ पर एक गोश्त की दुकान को सील किया गया गंदगी की वजह से। उन्होंने उस सील के बाहर दुकान रख के चलानी शुरू कर दी और ज़्यादा गंदगी होने लगी। तो क्या अगर जहाँ पर गोश्त वगैरह की दुकानें हों, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती, आप सब कुरैशी बरादरी के जितने लोग हैं, कि वहाँ पर साफ़ सफाई रखें, दूसरों को उससे ज़हमत ना हो? देखिए, जितनी भी मीट की दुकानें होती हैं उनमें गंदगी नहीं होती है। ये सिर्फ जो है एक लूटने और खसूटने का जो है ज़रिया बना हुआ है कि इन लोगों से कैसे पैसे ऐंठे जाएं। ठीक है, जब इंसान भूखमरी होगी तो जब उसकी दुकान सील हो जाएगी तो उसे तो अपना घर बार चलाना है ही, अपने बीवी बच्चों को पालना है, तो वो तो बाहर सड़क पे बैठकर काम धंधा करेगा ही करेगा, नहीं तो वो भीख मांगेगा रास्ते में। पहली बात, जो इलीगल स्लॉटर हाउस है या इलीगल दुकानें चल रही हैं वो नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि वो हाइजीनिक भी नहीं है, लोगों के लिए भी नुकसानदायक है। और जो लीगल चलती हैं उसके पैरामीटर्स हैं, सफाई करने के लिए किसको किस में डालेंगे, कूड़े को किस में डालेंगे। और ये सफाई ऐसा नहीं कि कोई देखेगा गंदगी को हर कोई छाट करके लेकर नहीं जाता है, किसके अंदर ये है वो है। एमसीडी अपना काम कर रही है, दिल्ली में भी कर रही है, देश में भी कर रही है। मुझे लगता है कि दिल्ली की जो कॉरपोरेशन है या दूसरे राज्यों की कॉरपोरेशन है वो अपने काम करती हैं। और स्वच्छता अभियान के तहत प्रधानमंत्री ने जब ये अभियान चलाया था स्वच्छता अभियान, वो किसी सरकार की बदौलत नहीं, सरकार अपना काम करती है, लेकिन हर आदमी को इस अभियान से जुड़ना चाहिए। अगर स्वच्छ रहेंगे, स्वच्छता रहेगी, तो निश्चित तौर पर उनको बीमारियां पैदा नहीं होंगी, उनका जो है अपने लोग भी सुरक्षित रहेंगे। इस बात को हम ये कह के नहीं झाड़ सकते कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है। जाहिर बात है, जहाँ भी मीट का कारोबार होता है वहाँ थोड़ी बहुत गंदगी होती है, लेकिन मैं कसादपुर आया हूँ तो मैंने देखा है लोग यहाँ जो काम करते थे पहले, अब तो खैर काम यहाँ नहीं होता, तो लोग सफाई का भी ध्यान रखते थे, लेकिन उसके साथ साथ ये पब्लिक से ज़्यादा जिम्मेदारी एमसीडी की है। एमसीडी इस चीज़ के बाकायदा पैसे चार्ज करती है, और जब वो सुविधा देने की बात आती है तो सुविधा के नाम पे ज़ीरो है। एमसीडी काउंसलरों का जो काम है भाई क्षेत्र की सफाई सुथराई का, अगर जनता अपने रोज़गार से कुछ भी काम कर रही है, अब आप देखते हैं अगर कहीं कोई काम भी होता है, शराब के ठेके भी जगह जगह खुले हुए हैं, लोग शराब पी के बोतलें भी वहाँ फेंक देते हैं, तो वो ठेके वाले तो बोतलें साफ़ नहीं करते, बोतलें तो एमसीडी वाले ही साफ़ करते हैं। अगर ऐसे ही एक जायज़ कारोबार, एक मीट का कारोबार अगर हो रहा है और उससे अगर थोड़ी बहुत गंदगी हो रही है, मैं दोनों को कहना चाहूँगा कि जो कारोबार कर रहे हैं उन लोगों की भी जिम्मेदारी है, लेकिन उसके साथ साथ उन लोगों ने उस काम के लिए वोट दिया है अपने एमसीडी काउंसलर को, तो एमसीडी काउंसलर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। भाई आप एमसीडी में जब इलेक्शन आता है, आप एमसीडी पे के काउंसलर, आप मार्केट में जाते हैं, पब्लिक के बीच में जाते हैं, आप जनता से वादा करते हैं कि आप कूड़ा करिए, सफाई का काम हमारा है, सफाई हम करेंगे, तो जब वो चुनाव खत्म हो जाता है तो उनका वादा क्या हो जाता है? मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूँ कि जिम्मेदारी दोनों की है, लेकिन ज़्यादा पार्ट इसमें एमसीडी का है और उसके बाद यहाँ लोकल लोगों का। उनकी जिम्मेदारियां हैं, उनको जो पैरामीटर्स हैं उसके मापदंड का उपयोग करना चाहिए, और जो लीगल शॉप्स हैं उन्हीं के अंदर रखना चाहिए, किस प्रकार से हाइजीनिक होना चाहिए, क्या उनको जानकारी होनी चाहिए। गंदगी फैलाने से उनके लिए भी परेशानी और दूसरे के लिए भी। हमारे दरमियान में कुछ ख़वातीन मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। मैम, आपका क्या नाम है? रीमा। आपको क्या लगता है कि इन इलाके में औरतों को क्या मसाइल दरपेश हैं? जहाँ बेटियों के लिए इतनी फैसिलिटीज़ की गई हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, वहीं पे लड़के के बारे में कुछ भी नहीं सोचा। हम जिस घर में लड़कियां हैं वहाँ लड़के भी हैं, हमारे लिए लड़कों के लिए स्कूल नहीं है यहाँ आसपास कोई भी, उनके बारे में भी थोड़ा सोचा जाए। हमारी माओं की तो यही मसाइल अभी। चलिए, यहाँ की औरतें कह रही हैं लड़के बचाओ और लड़के पढ़ाओ ये बहुत अच्छी बात है। आपको कुछ कहना है? देखो, नैतिक हमारी भी जिम्मेवारी होती है, कोई भी, तो मैं भी अगर हिंदू हूँ, अगर मीट खाता हूँ तो लेकिन वहाँ पे जहाँ भी जाते सफाई होती है, और कॉर्पोरेशन भी अपनी जिम्मेवारी के साथ पूरी सफाइयाँ पूरे सुबह और शाम को करते हैं, तो ये दिक्कत नहीं है। दिक्कत जो भाई साहब कुरैशी साहब ने कहा, ये वाकई जो कॉर्पोरेशन में कुछ लोग हैं जो गलतियाँ करते होंगे, बाकी सफाइयाँ होना ज़रूरी है इसके लिए। बाकी रही जैसे ये बीफ वाली बात करी, ये एक षड्यंत्र है पूरा बीजेपी का। क्या षड्यंत्र है? वो बफोलो वाली बात करी, जो नाजायज़ किसी को फंसा देना, वो अपना पूरा ऑल ओवर इंडिया के अंदर ही अपना ये दहशत जमाना चाहते हैं बीजेपी वाले, कि भाई इनको ये पता लगे कि देखो हिंदुत्व है, ये राष्ट्र हिंदू बनाना चाहते हैं, जबकि हमारा देश एक सांप्रदायिक को एक
समुदाय सभी धर्म का हम पालन करते हैं, जो करते रहेंगे। हमें वोट का लालच नहीं है। अगर हमें वोट का लालच होता तो कांग्रेस पार्टी भी एक ही धर्म का नारा लगाती, लेकिन उसने कभी भी वोट की ना चिंता करते हुए सभी धर्मों को पालन किया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। इनको देख लीजिए, अगली बार शायद ये काउंसलर लायक आप इनको देखें। टिकट मांगी थी, हाँ। नहीं मिली तो पार्टी के लिए टिकट मांगी थी, मांगना हमारा फर्ज है, हाँ। कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो अब है वो काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हारून साहब, इनमें कुछ कीड़े नजर आते हैं आपको सियासत के? ये हमारे बड़े मौजूद यहाँ के कांग्रेस। चलिए, इनका ख्याल रखा जाएगा। उन्होंने बताया हमारे दरमियान में काउंसलर मौजूद हैं, महेश तूताभाई सिनंदी साहब। आपको क्या लगता है कि इस इलाके के जो मसाइल हैं वो एमसीडी की वजह से हैं या यहाँ के लोगों की वजह से हैं? यहाँ की जो मिसाइल है, सबसे पहले तो मैं दिल्ली सरकार के वजह से क्या हुआ, यहाँ के क्षेत्र के एमएलए की वजह से क्या हुआ, जो कि यहाँ की हर गली में आप जाकर के देखिए सीवर की लाइन हमेशा बंद रहती है, जिसकी वजह से ओवरफ्लो होता है, पानी बाहर निकलता है, जिससे गंदगी रहती है, झाड़ू नहीं लग पाती है। दिक्कत सीवर की सबसे ज़्यादा है। अगर उसको लिए सीवर की बोलती पब्लिक जाती है तो पब्लिक से सही पेश नहीं आते उस कर्मचारी, एमएलए उस पर ध्यान नहीं देता। आज से 4 साल पहले जाकर के देखिए दिल्ली कहाँ थी, 5 साल पहले जाके देखिए दिल्ली कहाँ थी। आज दिल्ली 20 साल पीछे हो गए, जब से कि दिल्ली की सरकार आई है, केंद्र में बीजेपी की सरकार आई है। आज गरीब आदमी कमाने से परेशान है, धंधा उनका बंद पड़ा है, कारोबार उनका है नहीं, बच्चे उनके परेशान हैं। ऊपर से इन्होंने सीलिंग की माल डाल दी है। गरीब आदमी की 6x6 की दुकान होती है, उस पर सीलिंग का इतना बोर्ड डाल दिया कि उसको जमा करने के लिए कहते हैं तुम्हारे को 50,000 रुपये जमा करेगा जब तुम्हारे को उसका वो मिलेगा। गरीब आदमी 6x6 की दुकान का 50,000 रुपया कहाँ से जमा कर सकता, कहाँ अपना धंधा करेगा, कहाँ अपने बच्चों को पालेगा वो? सही बात है, सही बात है। चलिए, बहुत बहुत अच्छी बात है। मैं अपनी तरफ से प्रशासन तक एक बात पहुंचाना चाहता हूं कि अगर हम लोग काटते हैं, काम कर रहे हैं या इलीगल स्लैटरिंग करते हैं तो बड़े जो क्राइम हैं उनसे तो बचे हुए। हमारा चैन स्नैचिंग नहीं होती, बलात्कार नहीं होते, चैनें तोड़ी नहीं जाती, चोरियां नहीं होती, अपना काम करके दो अपने टाइम की रोटी खा सकते हैं। ये हमारे यहाँ इलाकों में बहुत अच्छी बात है कि चोरी डकैती ऐसा किसी तरीके की बात नहीं है। ये इलाके के एक अहम शख्सियत हैं ये भी। और हमारे दरमियान इस इलाके की रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन के ओहदेदार भी हैं, मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इकबाल कुरैशी। मैं इस एरिया में RWA से प्रेसिडेंट हूँ। क्या मसला है यहाँ? मसले बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि जिस एरिया में अक्सर काम करता रहता हूँ, SC ST OBC तीन लोगों तो यहाँ परेशानी है। उनके आधार कार्ड, राशन कार्ड, पहचान पत्र, इन तीन तरह तरह से मुझे लेटर इशू करने पड़ते हैं। यहाँ की पुलिस स्टेशन आए दिन यहाँ हादसा होता रहता है। उस स्टेशन यहाँ कहा रहा है कि गाँव के चारों तरफ CC कैमरे लगाए जाएँ, ताकि कोई भी क्राइम यहाँ होता है तो उसको वहाँ देख लिया जाए। चलिए, बहुत अच्छी बात कही है इन्होंने। बहुत अच्छे एक पॉइंट उठाया है कि आधार कार्ड वगैरह लेके, बिल्कुल एक मुख्तलिफ बात है। जो लोगों को परेशानी है, वाकई जो जिन मसाइल से दो चार हैं, जो ख़ास तौर से आधार कार्ड को लेके भी, और इलाके में इन्होंने CCTV के लिए जो बात की है वो बहुत ज़रूरी है। बात कुल मिला के ये है कि सियासत एक अहम है। यहाँ पे वक्फा लेंगे। तुम सियासत जिसे समझते हो 3 टांगों की चारपाई है। लौट कर आते हैं इस वक्फे के बाद। हमारे मसाइल में आपका एक बार फिर खैर मकदम है। आज हम शाही ईदगाह पुरानी दिल्ली में मौजूद हैं और हमारे दरमियान इलाके के लोग हैं, ख़ास शख्सियात मौजूद हैं, और हम बात कर रहे हैं इस इलाके के मसाइल पर भी। और इस इलाके के जब मसाइल की बात करते हैं तो उसमें मुल्क के मसाइल अपने आप ही जुड़ जाते हैं, ख़ास तौर से क्योंकि ये इलाका कसाबपुरा कहलाता है। तो यहाँ पर गोश्त वगैरह को लेकर जो आजकल मुल्क का जो माहौल है उसको लेकर बहुत ज़्यादा इनके जहन में जो है वो तशवीश है, जिसको वो अपने उसका इजहार भी करते रहे। हम यहाँ पे कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी बात करना चाहेंगे। जी, आप कुछ कहना चाहते थे? सबसे बड़ा मसला जो है, हमें लाइसेंस नहीं मिलते। अगर मीट के लाइसेंस हमें आसानी से दे दिया है तो हम गंदगी अपना ऑटोमेटिक दूर हो जाएगी। क्योंकि कॉर्पोरेशन के जो कानून है उसके हिसाब से वहाँ टाइल भी लगने चाहिए दुकान में, और नल भी होना चाहिए, और फ्रिज भी होनी चाहिए। ये सब होते हैं जब उसके बाद लाइसेंस मिलते हैं। लेकिन हमें लाइसेंस देती नहीं गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन के अंदर खासकर, तो उसकी वजह से हमारे मसाइल आते हैं। और दूसरा रहा पुरानी दिल्ली के सारे मसाइल, हमारी जान माल की सरकार वो वायदा कर ले तो हम दूर दूर शिफ्ट हो जाएंगे, तो पुरानी दिल्ली के मसाइल काफ़ी हद तक दूर हो जाएंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात की है। वो कह रहे हैं कि जानो माल की हिफाजत का जिम्मा ले ले। दूर जाते हैं तो ख़तरा रहता है कि गोश्त लेकर आएंगे तो कहीं रास्ते में कोई गौ रक्षा के नाम पर जो है इनका शिकार ना बना ले, इस लिहाज से भी डरते हैं। ये दूर जाने को भी तैयार हैं। जी, आप कुछ कहना चाहते थे? मेरा नाम खालिद कुरैशी है।
मैं ये कहना चाहता हूँ, ये 4 साल अभी भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट को आए हुए हैं, 30 साल से ज़्यादा गवर्नमेंट कांग्रेस की रही है यहाँ पर। तो ये सारी समस्याएं जो खड़ी हुई हैं ये कांग्रेस की देन है। अगर ये उसी टाइम इनको लाइसेंस की सारी सुविधाएं दे देते तो ये समस्या पैदा नहीं होती। तो ये 4 साल के अंदर घबरा रहा है। अरे सिस्टम से चलो, हरियाणा के अंदर स्लाटर हाउस चल रहा है, यूपी में आज भी स्लाटर हाउस चल रहे हैं सारे, तो सिस्टम से चल रहे हैं, बंद नहीं हुए सारे। जो सिस्टम से चल रहे हैं, जो अपने तरीके से चल रहे हैं, आज भी चल रहे हैं। आज लोगों को खाने के लिए मीट मिल नहीं रहा, क्या सब मिल रहा है मीट। मैं ये कहना चाहता हूँ ये सारी चीज़ें कांग्रेस की देन है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है सिर्फ सिस्टम से चलो, आप लाइसेंस बनवाओ। अगर 100 रुपये कमाते हो 2 रुपये गवर्नमेंट को भी दो। एक मिनट इरशाद साहब आप, मैं एक मिनट आ रहा हूँ। एक मिनट इरशाद साहब, एक मिनट समीर साहब, एक मिनट बैठो यार, बैठो जवाब देने दो, बैठो जवाब देने दो, जवाब। हाँ बैठो। आपके पास माइक नहीं होगा तो आपकी आवाज नहीं जाएगी। आपके पास माइक नहीं होगा, तो आपकी आवाज नहीं जाएगी। माइक नहीं होगा तो आवाज नहीं जाएगी। तो अभी बताते ना, वो उसी जवाब के लिए मैं आया हूँ। वो कह रहे हैं सिस्टम से अगर चलो, जब जहाँ सिस्टम से स्लॉटर हाउस चल रहे हैं वहाँ परेशानी नहीं है, आप ही के दरमियान से हैं वो। देखिए, मैं इनकी बात का जवाब देता हूँ कि कांग्रेस भी हमारे साथ है, बीजेपी हमारे साथ है, लेकिन जब वक्त आता है तो कोई भी हमारे साथ नहीं होता। ये सबसे बड़ी मजबूरी ये है। कोई भी विधायक के पास जाता है, रिंगबाज के पास जाता है कि ये मेरी प्रॉब्लम है, बोला अच्छा मैं जा रहा हूँ, मैं फ़ोन करता हूँ। अच्छा जब जाता है वो फ़ोन तो जाता है लेकिन काम नहीं हो पाता। रही इनकी बात का मैं जवाब दे देता हूँ। और कांग्रेस की जो पहले 37 जो मुश्किलें थी वो गड़गड़ा के बीजेपी के ज़माने में, जब ऐसा है मुझे किसी की पार्टी से मतलब नहीं है, किसी से मतलब नहीं है, हमें तो जो हमारी बिरादरी के हमारे लोग का काम करेगा, जितने लोग बैठे हम उसके साथ हैं। सबसे बड़ी बात ये। दूसरी बात, पहले 37 शर्तें थी, अब 14 शर्तें हो गई, जिसमें 14 शर्तों में से 12 शर्तें उन दुकानदारों के फेवर की हैं। ये कहते हैं मुझे कोई हिचक नहीं होती, जो सच्चाई वो कहनी चाहिए सबके लिए। और दो शर्तें हैं वो 12 पे भारी इसलिए पड़ गई हैं कि जिसने दुकान आज किराए पे ले ली वो कहता है जी 2006 से लेके कन्वर्स चार्ज जमा कर और इतनी पेनल्टी दे, इतना ये दे, वो जाके 1.5 लाख 2 लाख बैठ जाती है। अब वो दूसरा रास्ता देखता है तो पैसे देने पड़ते हैं। इनकी बात से सहमत हूँ, लेकिन शर्तें के साथ जो दुकान आज किराए पे ले रहा है तो वो आज का कन्वर्स, जबकि वो काम मालिक मकान का है, वो दुकानदार में थोप रहे हैं। वो देने के बावजूद भी लाइसेंस नहीं दे पाते और वो चक्कर लगा के थक जाता है। इसलिए जो है कि चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, आप पार्टी वाले के विधायक साहब के पास जो है इतना बड़ा मंच गया हुआ 2016 का। अब इमरान हुसैन साहब है नहीं तो सवाल पूछता। इसके अंदर कांग्रेसियों का भी जिक्र है, बीजेपी का भी जिक्र है और आप पार्टी वालों का भी जिक्र। इतना 275 का मंच चाहिए, दिखा रहा हूँ आपको। और ये देखिए, ये 2027-16 का गया हुआ है। आज तक ना तो केजरीवाल साहब के पास समय दिए हमें, ना आपके विधायक साहब ने दिया, और निगम पार्षद की बात ही कहूँ मैं क्या कहें। तो मकसद ऐसा है कि जब मिसाइल हम जाते हैं तो उनका वक्त नहीं होता, जब वोट मांगने आते हैं तो उनका वक्त ही वक्त होता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। 3 टांगों की चारपाई में अटकी पड़ी है अब सारी बात। आप कुछ कहना चाह रहे थे जी? मैं ये कहना चाह रहा था कि अभी एक साहब ये कह रहे थे कि 4 साल के अंदर ये कांग्रेस का हुआ है। आज इनके 4 साल नज़र आ रहे हैं। तो हिंदुस्तान ने जो तरक्की भी करी है पिछले 60 साल के अंदर, वो इनको नज़र नहीं आ रहा। जब देश आज़ाद हुआ था तो यहाँ एक सुई नहीं बनती थी, आज यहाँ जहाज भी बनता है, मिसाइल भी बनती है। आज अच्छी एजुकेशन यहाँ पर है, अच्छे से अच्छा डॉक्टर हिंदुस्तान के अंदर मिलेगा। विदेश से लोग यहाँ पर आते हैं, वो किसकी देन है? वो कांग्रेस की देन है। हिंदुस्तान ने 4 साल में तरक्की नहीं कर ली है, ये पिछले 60 साल से कांग्रेस की मेहनत है, कांग्रेस की लगन है, जो हिंदुस्तान ने तरक्की करी है। जो हिंदुस्तान शिक्षा में पूरे देश के सामने, वर्ल्ड के सामने सीना तान के खड़ा हुआ है, ये कांग्रेस की देन है, ना कि बीजेपी की देन है। बीजेपी आज 4 साल में कह रही है कि मैंने सब कुछ करा है। बताओ मुझे सबूत दो, क्या करा बीजेपी ने? जी, बहुत अच्छी बात है जी। हमेशा दुकानदार भाइयों का ये कहना रहता है कि कांग्रेस हमारे बीच में नहीं आ रही। मैं पूछना चाह रहा हूँ, 60 साल के इतिहास में कांग्रेस ने कभी हड़ताल कराई है? जब GST लाई, नोटबंदी की, तो दुकानदारों ने हड़ताल की। कुमार साहब एक मार्केट के अंदर सदर बाजार में 83 एसोसिएशन का प्रधान, 16 तारीख को जब पूरा भारत बंद करने का दुकानदारों ने ऐलान किया तो बंद क्यों नहीं किया? आज क्यों सदर बाजार 3 दिन के लिए बंद किया? हिंदुस्तान बंद क्यों किया है? क्योंकि गाज अब इनके सर पे पड़ रही है।
क्योंकि खुद के घर में सीलिंग हो रही है, घर से बाहर निकाला जा रहा है। उससे पहले कभी किया? 1 रुपये पेट्रोल बढ़ता है, दिल्ली बंद। किसने कह दिया? कुमार साहब ने कह दिया। क्यों करते थे भाई? अब तो 10-10 रुपये बढ़ रहा है, अब क्यों नहीं करते बंद? देखिए मसला वही है, मुझे वापस जाना पड़ेगा जी। सर मेरा ये कहना है कि जो अभी सीलिंग दिल्ली के अंदर में चल रही है और जितने भी ये प्रॉब्लम चल रही है, ये सब बीजेपी की देन है। ये हमारी सरकार यहाँ पे, इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी दिल्ली में और सेंट्रल में भी, उस टाइम भी कांग्रेस के बंदे नुमाइंदे वो चाह रहे थे कि यहाँ पे सीलिंग ख़त्म हो, लेकिन वो जो है ना कोर्ट का हवाला दे करके वो कहते थे कि कोर्ट का ऑर्डर है मेरे पास, इसको सीलिंग किया जाए। इससे पहले भी जब नगर निगम में बीजेपी की थी, नगर निगम में चेयरमैन जो है वो बीजेपी के थे और इस टाइम भी हैं। इस टाइम में भी जो है ना काम नहीं हो रहा है। पूरी दिल्ली के अंदर में आप जितनी भी फैक्ट्रियाँ हैं छोटी छोटी, सारी फैक्ट्रियाँ बंद पड़ी हुई है। जितने भी वर्कर हैं वो सब परेशान हैं। छोटे कारोबारी जो काम करते हैं वो बंद पड़े हुए हैं, छोटे छोटे दुकानदार हैं वो परेशान हैं। और जो भी मसाइल है ये सब बीजेपी की देन है और जो भी हुआ है हिंदुस्तान के अंदर में ये कांग्रेस पार्टी की देन है। और आने वाला जो वक्त है वो भी कांग्रेस पार्टी ही चला सकती है देश को, इसके अलावा किसी पार्टी के बस की बात नहीं है। हिंदुस्तान में देश चला जाएगा। हारून यूसुफ साहब, इन सब की बातें सुन के आपको थोड़ा दिल से खुशी तो हो रही होगी। मैं तो हर हाल में खुश होता हूँ इनकी बातें सुन के। देखिए, हम बात कर रहे थे मुसलमानों के मसाइल को लेकर, लेकिन हम आ गए सीलिंग के ऊपर। जब इससे यह साबित होता है कि हमारे मसाइल जो हैं वो लोगों से अलग नहीं है। आपको क्या लगता है? देखिए, जो सीलिंग का मसला है, आज दिल्ली के अंदर तकरीबन 6,28,000 छोटे बड़े दुकानदार हैं। 6,28,000 का मतलब ये है कि तकरीबन 60 लाख लोग आज इफ़ेक्टेड हैं। 6 लाख परिवार इफ़ेक्टेड हैं। और जो जैसा मैंने पहले कहा था कि चाहे आम आदमी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, ये दोनों डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं। जबकि दिल्ली सरकार को, अरविंद केजरीवाल को 351 सड़कों को नोटिफाई करना था और भारत सरकार को जो एमसीडी बैठी है दिल्ली में, इनको ये जो इलाका जहां हम बैठे हैं इस वक्त, ये स्पेशल एरिया कहलाता है और इनको 1962 के मास्टर प्लान में एग्जेम्प्ट किया गया था। और ये कहा गया था जब मास्टर प्लान 2012 में पास हुआ दिल्ली का कि एमसीडी रीडेवलपमेंट प्लान तैयार करेगी पहाड़गंज, कचापुरा, सदर बाज़ार, नबी करीम, इन तमाम इलाकों के लिए। लेकिन आज तक कोई रीडेवलपमेंट प्लान तैयार नहीं हुआ, जिसकी वजह से एमसीडी के लोगों को धमका रहे हैं। हर वक्त उनके सर पे तलवार लटकी है, जबकि ये इलाके में सीलिंग नहीं कर सकते वो। अगर आप देखें जो प्रोविजन रखे गए थे। नहीं तो आप इस बात को लेकर बाहर क्यों नहीं निकलते? आसिम साहब, अगर ऐसा है 1962 एक्ट के तहत अगर ये इलाका एग्जेम्प्टेड है सीलिंग से, तो फिर इसकी सीलिंग क्यों हो रही है? देखिए, इसका प्रॉपर जवाब तो एमसीडी दे सकती है, क्योंकि जो सारा सीलिंग का मुद्दा है वो एमसीडी के अंडर में है। लेकिन जहाँ तक मेरी अपनी नॉलेज में है, जैसे मेरी विधानसभा मठिया महल वो भी पूरी पुरानी दिल्ली में आती है, हमारी अभी सीलिंग का मुद्दा नहीं आया है। हो सकता है कसातपुरे में सीलिंग की गई हो, लेकिन इसके ऊपर एक प्रॉपर जवाब कि भाई एमसीडी ने क्या ऐसी पॉलिसी बनाई है, क्या एक ऐसा उसमें कुछ चेंज किया, अमेंडमेंट किया है कुछ, कि जो स्पेशल एरिया है, जैसे अभी हारून भाई ने कहा स्पेशल एरिया में एग्जेम्प्टेड हैं ये दुकानें, तो यहाँ सीलिंग क्यों हो रही है? और अभी हमारे एक साहब ने बहुत अच्छी बात कही थी कि लाइसेंस, ये एक बड़ा मुद्दा हमारे क्षेत्र में भी है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से दिल्ली एमसीडी से ये कहना चाहता हूँ कि जब आप लोग दिल्ली में ठेके खोलने के लिए शराब के ठेकों के लाइसेंस आराम से दे देते हो, तो फिर मीट की दुकानों के लिए लाइसेंस क्यों नहीं दे रहे आप? जबकि शराब गोश्त के साथ भी लोग खाते पीते हैं। लेकिन ये बात देखिए, बड़ी हैरानगी की बात है कि शराब के ठेके के लिए लाइसेंस मिल जाता है और एक जायज़ काम है, एक हलाल काम है, मतलब एक लोगों का रोजगार है, साफ सुथरा कारोबार है, एक पाक कारोबार है मीट का, उसके लाइसेंस देने में आप लोग आनाकानी करते हो। ये बात बिल्कुल समझ से बाहर है। नाज़रीन, यहाँ वक्त है मुख्तसर वक्फे का। वक्फे के बाद बस हम आखिरी हिस्से में जानना चाहेंगे कि हमने यहाँ से क्या निकालने की कोशिश की, हमारे हाथ में क्या आया है, क्या मसाइल की तरफ हम कुछ पहुँचे हैं जिनका हल हम ढूंढ सकते हैं। हम लौट कर आते हैं इस मुख्तसर वक्फे के बाद। कहीं जाइएगा नहीं, हम बिल्कुल अभी लौट कर आ रहे हैं। वफ़े के बाद हमारे मसाले में आपका एक बार फिर खैर मकदम है। इंसान की ख्वाहिशों की कोई इंतहा नहीं, 2 गज़ ज़मीं भी चाहिए 2 गज़ कफन के बाद। हारून यूसुफ साहब, ये आखिरी दौर है बिल्कुल। हमारे मसाइल में कब्रिस्तान भी शामिल हो जाता है
और इलाके की जब हम बात करते हैं, मैं चाहता था जब आपने वक्फ का जिक्र किया तो कब्रिस्तानों के बारे में हमें ये मालूम चला है कि यहाँ पे तकरीबन 400 कब्रिस्तान दिल्ली से कहीं गायब हो गए हैं। तो वो कहाँ चले गए? हम इस इलाके में भी देखते हैं तो हम तजावुज़ात बहुत देखते हैं और हम लोगों ने भी कब्ज़े किए, ऐसी बात नहीं है, लेकिन सरकारी तौर पर भी जो औकाफ की ज़मीनें हैं उन पर भी कब्ज़े हुए हैं। तो उसका क्या नतीजा निकल सकता है? मुख्तसर बता दिए ताकि फिर मैं बहुत ज़्यादा पीछे नहीं जाऊँगा। अभी पिछले 15 दिन और 2 महीने के बीच में 5 कब्रिस्तानों पर कब्जे किए गए। अभी जो मैं आपसे बात कर रहा था कि आम आदमी पार्टी मुसलमानों के मसाइल की बात ना तो करना चाहती है, ना उनके मसाइल को हल करना चाहती है। वक्फ बोर्ड का मसला पिछले 2 साल से अटका है। जब लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि जो साबिक चेयरमैन थे उनके ऊपर CBI इंक्वायरी चल रही है और वो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन नहीं बन सकते, इसके ऊपर जो साबिक चेयरमैन थे फ्लोर ऑफ द हाउस पे उन्होंने कहा कि मैं इस्तीफ़ा देता हूँ वक्फ बोर्ड की मेंबरशिप से और जिसको चाहें उसको अपॉइंट कर दें। अगर जब वो इस्तीफ़ा दे ही चुके हैं तो और भी 3 MLAs हैं, उनमें से किसी को बना दें ताकि कब्रिस्तानों की हिफाजत हो सके। मैं समझता हूँ कि आज दिल्ली में अगर जो आप बात कर रहे हैं, चाहे वो 64 खंबा हो, चाहे दिल्ली गेट हो, चाहे ओखला हो, आज इंदर लोक के अंदर कब्रिस्तान अलॉटमेंट कांग्रेस की सरकार ने, शीला दीक्षित जी और कपिल सिब्बल जी ने कराया था। आज तक ना तो आम आदमी पार्टी ना बीजेपी की बैठी हुई सरकार उसको कब्जा दे पाई है। मैं समझता हूँ कि चाहे वो शमशान हो या कब्रिस्तान हो, सबको आखिरी वक्त में वहीं जाना है, कोई यहाँ नहीं घूमता रहेगा। तो मैं समझता हूँ उसकी पॉलिसी का जो नज़रिया है वो किसी मज़हब से जोड़ कर नहीं देखना चाहिए। और आम आदमी पार्टी जो दावे करती है कि मुसलमानों की बड़ी हमदर्द है, जिस तरह भी मैंने आपको कब्रिस्तान की बात कही, वक्फ बोर्ड की बात कही, दिल्ली के अंदर 3 पार्लियामेंट के मेंबर जाते हैं राज्यसभा में। इस बार जो है केवल एक भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो था वो अक़लियती तबके से ताल्लुक़ नहीं रखता था, जबकि कांग्रेस रही हो, कोई भी रहा हो, हमेशा दिल्ली की राज्यसभा में एक मुसलमान राज्यसभा का मेंबर बन के जाता था ताकि वो दिल्ली की अक़लियतों की नुमाइंदगी कर पाए। तो मैं समझता हूँ कि जो आप कब्रिस्तान की बात कर रहे हैं, ये सवाल तो आपको अरविंद केजरीवाल जी से पूछना चाहिए कि इतनी जल्दी ये 5 कब्रिस्तान, अभी तो ताज़ा बात है। आसिम भाई, आपके तो पुराने साथी रहे हैं, आपको क्या लगता है कि ये सरकार कहाँ लड़खड़ा गई मुसलमानों को लेकर? मैं एक हारून भाई की बिल्कुल एक बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि वक्फ बोर्ड जब से भंग हुआ है पिछले तकरीबन 1.5 साल में, तो ये बहुत शिकायतें देखने के लिए मिली कि इस जगह जगह कब्रिस्तानों के अलावा भी और भी बहुत जगहों पे वक्फ बोर्ड की ज़मीन पे कब्जे किए गए। और जब तक वक्फ बोर्ड का गठन नहीं होता है, दोबारा से वक्फ बोर्ड नहीं बनता है, मैं समझता हूँ ये चीज़ें चलती रहेंगी। क्यों? आज की तारीख में वक्फ बोर्ड पूरी तरह से लवारिस हुआ हुआ है, उसकी कोई देख रेख करने वाला नहीं है। और जब तक कोई चेयरमैन नहीं बनता है तो ये मुसलसल जो अभी हमने देखा कि 2 कब्रिस्तानों पे वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने कब्जा किया, फिर बाद में एक पे दिल्ली के सिंचाई विभाग पे आरोप लगा, फिर 2 पे और सेंट्रल गवर्नमेंट पे आरोप लगा। ऐसी हमारी मिंटो रोड के ऊपर 64 खंबा वगैरह काफ़ी मुस्लिम कॉलोनीज़ हैं, झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, उन सबको भी नोटिस आ गए। एक तरफ वक्फ बोर्ड की ज़मीन पे सेंट्रल गवर्नमेंट कब्जा कर रही है और बाकायदा जहाँ मुस्लिम आबादी बसी हुई है उनको खाली करा के भी कब्जे किए जा रहे हैं। इसमें मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारी सरकार की भी तरफ से कोशिशें कम रही हैं और कहीं ना कहीं हमारी जो फाइलें दिल्ली सरकार की गई हैं वो LG हाउस में भी रुकी रही हैं। नफीस साहब, आपको क्या लगता है इस इलाके में वक्फ को लेके या कब्रिस्तान को लेके जो मसला है उसकी जड़ में क्या है? हमारे यहाँ कब्रिस्तान का मसला नहीं है हमारे इस एरिया के अंदर, लेकिन जैसे हारून साहब ने भी कहा, इंदर लोक का जो कब्रिस्तान है वाकई आपके यहाँ भी जगह तो कम है, हमने देखा लोगों ने बहुत इंक्रोचमेंट भी किए हैं, कई अक्सर खबरें आई हैं, सामने है। हमारे पास ज़मीन नहीं है, लेकिन जहाँ ज़रूरत है, क्योंकि कब्रिस्तान इंदर लोग वाले भी कब्रिस्तान यहीं दफनाते हैं, हमारे कब्रिस्तानों में दफनाते हैं। वहाँ अगर उनको दे दिया जाए तो उनके मसाइल भी कम हो जाएंगे, उनकी परेशानियाँ कम हो जाएंगी। हमारे लिए फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है कब्रिस्तानों की, क्योंकि हमारे यहाँ आसपास ज़मीन भी नहीं है कि हम गवर्नमेंट से क्या हमें यहाँ ज़मीन दे दें और हम यहाँ अपने दफना दें, कब्रिस्तान बना दें। मुसलमानों के मसाइल को अगर देखा जाए, पूरे हिंदुस्तान के उससे देखा जाए और इस इलाके की उससे तनाजुर में भी देखा जाए, तो कब जो है हमें ऐसा महसूस होगा कि हम उस सफ़ में आ गए हैं जहाँ हम कह सकते हैं कि हमारे मसाइल जो हैं अब रहे नहीं? देखिए, हिंदुस्तान का मुसलमान अपने मसाइल खुद हल करने में सक्षम है, लेकिन जिस तरीके से एक खौफ का माहौल बना के
वो हमेशा अपने आप को गैर महफूज महसूस करता है। माशी तौर पे भी वो हमेशा ये सोचता है कि अगर मैं करूँगा कल दंगा हो जाएगा, कहाँ जाऊँगा। और जिस तरह का माहौल बनाने की कोशिश पूरे देश में की जा रही है, मैं समझता हूँ कि इस हिंदुस्तान के अंदर इस देश के हिंदू और तमाम मज़ाहिब के मानने वाले लोग उस तरह की जो मेंटालिटी है, उस तरह की जो सोच है वो नहीं रखते। और मुझे पूरी उम्मीद है जिस तरीके से अभी बाई इलेक्शन राजस्थान में हुए हैं और जिस तरीके से वहाँ तमाम मज़ाहिब के लोगों ने, हिंदू मुसलमान सब ने मिल के वहाँ पर जिस तरीके से कांग्रेस को जिताया है, लोग आज याद कर रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा हर आदमी का, चाहे वो किसी धर्म का हो, जाति का हो, क्या काला हो, गोरा हो, उन सबको बराबर की निगाह से देखा है और उनके लिए पॉलिसीज़ बनाई हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले वक्त में हिंदुस्तान के लोग इस सांप्रदायिकता से बाहर निकलकर अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, उनकी तरक्की के लिए एक अच्छी सोच के साथ हिंदुस्तान भी मजबूत होगा और हिंदुस्तान के लोग भी मजबूत होंगे। चलिए नाज़रीन, इसी बात के साथ, इसी अच्छी सोच के साथ, इसी अच्छी फिक्र के साथ, इसी अच्छी तमन्ना, ख्वाहिश, आरजू और उम्मीद के साथ हम आज हमारे मसाइल को ख़त्म करते हैं यहाँ पर। और आइंदा फिर किसी नए मौजू के साथ और नए लोगों के बीच में हमारे मसाइल में हाजिर होंगे। लेकिन इस बात का ख्याल रखिए और इस बात को बिल्कुल जहन नशीन कर लीजिए कि तुम्हारे घर में दरवाज़ा है लेकिन तुम्हें ख़तरे का अंदाज़ा नहीं है। हमें ख़तरे का अंदाज़ा है लेकिन हमारे घर में दरवाज़ा नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया।